हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि है प्रेसिपिटेशन। कल हमने जो है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने मतलब कि जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है उसमें हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपाउंड की, और जो हमारे पास इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ी थी उससे पहले हमने कि वहाँ पे हम जो है क्वालिटी की बात करते हैं। अब जो प्रेसिपिटेशन है, चाहे हम बात करें क्वालिटेटिव एनालिसिस की या फिर बात करें क्वान्टिटेटिव एनालिसिस की, दोनों में ही जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करें, हमने यहाँ पे केटाइंस देखे थे, बेसिक रेडिकल के केटाइंस, तो उसमें क्या था, जो पर्टिकुलर ग्रुप के जैसे फर्स्ट ग्रुप के थे वो वहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, और बाकी जो प्रेसिपिटेट है उनको सुटेबल सॉल्वेंट में हम फिर डिसोल्व करेंगे, और फिर अलग अलग केटाइंस के लिए, जैसे फर्स्ट ग्रुप के लिए हमने ग्रुप रिएजेंट यूज़ किया डाइल्यूट HCl, उसमें जाने के बाद ग्रुप 1 वाले जो प्रेसिपिटेट आउट हो गए, जो आयंस प्रेजेंट थे, फिर हमने उन्हें किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसोल्व किया, और जैसे ग्रुप 1 में हमारे पास टोटल 3 रेडिकल्स होते हैं तो तीनों के लिए फिर अलग अलग इंडिविजुअली टेस्ट करें। इसी तरीके से अगर हम ग्रेविमेट्री की बात करें तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो है वो भी कम्प्लीटली जो है प्रेसिपिटेशन प्रोसेस के ऊपर ही जो है बेस्ड है। उसमें जो है बेसिकली बात करें आयंस की, आयंस हो के एनायंस हो केटायंस हो, सभी को जो है हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के थ्रू जो है आइडेंटिफाई करते हैं। सिमिलर वे में क्वान्टिटेटिव एनालिसिस में भी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो है वो भी जो है कम्प्लीटली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के ऊपर ही बेस्ड है, चाहे हम केटाइंस की बात करें या फिर एनायंस की बात करें। इस टाइप में जो है एनालिसिस में कि जिस भी सब्सटेंस की आपको क्वांटिटी को एस्टिमेट करना है कि वो आपके पास कितना है, सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, मिक्सचर में से सेपरेट करेंगे, और जो सेपरेट करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। फिर हमारे पास जितने भी प्रेसिपिटेट बनते हैं उनका वेट करते हैं, और जो प्रेसिपिटेट का वेट आता है उससे जो है हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो एस्टिमेट करते हैं। तो जो प्रेसिपिटेशन है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों में जो अगर हम बात करें तो उसका जो है मेन रोल है क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आगे बात करें इसकी थ्योरी की। प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में बेसिकली देखो क्या है कि कोई भी आपके पास सोल्यूबल सब्सटेंस है, प्रेसिपिटेट का मतलब यही होता है कि इनसोल्यूबल मतलब कि जो सोल्यूबल सब्सटेंस है हम जो है उसको कन्वर्ट करेंगे इनसोल्यूबल सब्सटेंस में। सोल्यूबल सब्सटेंस इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इनसोल्यूबल सब्सटेंस, और वो जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ओके, सोल्यूबल सब्सटेंस इनसोल्यूबल में कन्वर्ट होगा, दिस द प्रेसिपिटेट, एंड द प्रोसेस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। अब बात करें कि प्रेसिपिटेशन जो हम कर रहे हैं मतलब कि सोल्यूबल सब्सटेंस को इनसोल्यूबल में कन्वर्ट करें, वो किसी ना किसी रिएजेंट की हेल्प से करेंगे। तो जो रिएजेंट होगा जो सोल्यूबल सब्सटेंस को इनसोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा, इसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट। कि जब भी आप प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट को किसी सॉल्यूशन में ऐड करोगे तो कंसंट्रेशन जो है आयंस की बेसिकली वहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी। कंसंट्रेशन जो है आयन की, जो हम स्टार्टिंग में जैसे हमने जब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट डिस्कस किया था वहाँ पे डिस्कस किया था कि जो प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन, उसको हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। एंड एक आपके पास होता है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, और हम क्या कहते हैं, जब भी हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट जो है व्हेन द आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, की जो आयनिक प्रोडक्ट है वो ज़्यादा हो जाए सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से, वहाँ पे क्या होगा, आपके पास प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। व्हेन द आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड्स द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट देन प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। यही हम पढ़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, आपके पास जो है सॉल्यूशन में SO4 2 नेगेटिव आयन जो है, इनका हमें आइडिया लगाना है। तो सबसे पहले क्या है, ये जो प्रेसिपिटेट होंगे किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ बेरियम सल्फेट। आपके पास हम जो है मिक्सचर में, जिस मिक्सचर में आपके पास सल्फेट आयन प्रेजेंट है वहाँ पे जो है हम मिक्सचर, आपके पास मिक्सचर के अंदर जो है बेरियम क्लोराइड ऐड करेंगे। बेरियम क्लोराइड ऐड करने से क्या होगा, यहाँ पे कंसनट्रेशन जो है बेरियम किस तरीके से आयनाइज होगा, 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। कि जब आपने जो है एडिशन ज़्यादा से ज़्यादा BaCl2 की एडिशन करेंगे तो वो क्या देगा, बेरियम आयन देगा, और आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा, वहाँ पे इंक्रीज होगा। और आयनिक प्रोडक्ट जो है जब ज़्यादा हो जाएगा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बेरियम सल्फेट के, उस केस में क्या होगा, प्रेसिपिटेशन जो है हो जाएगी। ओके, अब अगर हम बात करें कंडीशंस की, ऑप्टिमम कंडीशंस, ये तो जनरल एक आपके पास थ्योरी होगी
कि जो प्रेसिपिटेशन सॉल्यूबल सब्सटेंस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, वहाँ पे क्या होगी, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगी, और उस थ्योरी को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन थ्योरी। एंड द रिएजेंट यूज विच इज़ नोन एज प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट। और जो होता है वो क्या कि आयनिक प्रोडक्ट जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से अगर एक्सीड कर जाए तो उस केस में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है। अब अगर कंडीशंस की बात करें कि कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें जो है प्रेसिपिटेशन होगी, सबसे पहले बात करें कि जो प्रेसिपिटेशन है वो ईजिली हो जाती है इन हॉट सॉल्यूशन। अगर हम कोल्ड की बजाय हॉट सॉल्यूशन यूज़ करें तो उस केस में क्या होगा, प्रेसिपिटेशन जो है वो जल्दी होगी। उसका रीज़न क्या है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो साथ के साथ क्या होगा, सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी, उससे क्या होगा, प्रेसिपिटेशन बढ़ेगी। तो हॉट सॉल्यूशन अगर हम लेके चलेंगे उस केस में क्या है, सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी तो प्रेसिपिटेशन जो है ज़्यादा होगी। सिंपल सा एग्जांपल लेके चलिए, शुगर को नॉर्मल कोल्ड वाटर में डिसॉल्व कर दें या फिर हॉट वाटर में डिसॉल्व करें तो हॉट वाटर में जल्दी डिसॉल्व होगी ना, क्यों, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए जो है प्रेसिपिटेशन जो है यूजली कैरी करेंगे हॉट सॉल्यूशन में। सेकेंड थिंग कि जो प्रेसिपिटेशन है इट इज़ कैरिड आउट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या है कि जो कंसनट्रेशन है रिएजेंट की वो कंट्रोल करेंगे ताकि जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है कंपाउंड का, कि अगर हमारे पास जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन हम यूज़ करें तो उस केस में क्या होगा, जो रिएजेंट की कंसनट्रेशन है वो इस तरीके से कंट्रोल होगी कि जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है कंपाउंड का जिससे प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे वो कैसे स्लाइटली एक्सक्रीड करें विद द एडिशन ऑफ रिएजेंट। कि अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, हमने थोड़ा सा ही रिएजेंट डाला, उससे हुआ रिएजेंट के एडिशन से कि जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है वो क्या हो, थोड़ा सा एक्सीड हो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए ना आयंस का सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से, तभी जो है हमारे पास प्रेसिपिटेशन होती है। इसीलिए जो है हम यहाँ पे जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। थर्ड कंडीशन कि जो प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट हम ऐड कर रहे हैं दैट शुड बी एडिड स्लोली। प्रेसिपिटेटिंग reagent should be added slowly with constant stirring। अच्छे से स्टरिंग के साथ जो है स्लोली धीरे धीरे जो है हम प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट को जो है यहाँ पे ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, ज़्यादा टाइम मिलेगा प्रेसिपिटेशन के लिए और जो सुपर सैचुरेशन वाला लेवल होता है वो नहीं आएगा। यहाँ पे एकदम से सारा का सारा ऐड करोगे तो वो सॉल्यूशन जो है सुपर सैचुरेटेड हो जाता है। इसीलिए जो है जो भी प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट हमें ऐड करना है वो धीरे धीरे ऐड करना है एंड विद प्रॉपर स्टरिंग, कॉन्स्टेंट स्टरिंग। ओके, नेक्स्ट कि अगर एक बार प्रेसिपिटेशन हो जाए उसके बाद जो है सॉल्यूशन जो है उसको कूल करेंगे रूम टेम्परेचर पे। आफ्टर प्रेसिपिटेशन solution is cooled to room temperature। इससे क्या होगा कि अगर हम जो है सॉल्यूशन को जो है कूल कर देंगे, इससे जो सोल्यूबिलिटी की वजह से लॉस हो रहा था हाई टेम्परेचर पे वो क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया था सोल्यूबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, उसकी वजह से प्रेसिपिटेट का कुछ लॉस हो रहा था वो लॉस जो है यहाँ पे कंपनसेट हो जाएगा। इसीलिए जो है हम प्रेसिपिटेशन फॉर्म होने के बाद एक बार जो है सॉल्यूशन को जो है कूल कर देंगे ताकि मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन जो है वहाँ पे हो सके। इसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन है, हमारे पास जो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट होते हैं, क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स, उस केस में क्या है, इनको जो है हम डाइजेस्टेड करेंगे लॉन्गर पीरियड के लिए स्टीम बाथ पे। इससे क्या होगा, बेसिकली एक प्रॉब्लम होती है को प्रेसिपिटेशन की। को प्रेसिपिटेशन क्या होता है, पहले हम प्रेसिपिटेशन स्टडी कर लिए, उसके बाद देखेंगे आगे को प्रेसिपिटेशन क्या होता है। तो इस केस में हम क्या कह रहे हैं कि जो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट है उनको जो है हम अगर ऑर्डिनरी लंबे टाइम के लिए स्टीम बाथ पे डाइजेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, वो जो को प्रेसिपिटेशन वाली प्रॉब्लम है वो वहाँ पे जो है फिर नहीं आएगी। एंड जो प्रेसिपिटेट है कि अगर किसी केस में क्या है कि को प्रेसिपिटेशन हो जाए या फिर कुछ अदर इम्प्योरिटी जो है वहाँ पे उसकी वजह से प्रेसिपिटेट जो है आपके कंटामिनेट हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा, एरर आ जाएगा। और उसको जो है उस एरर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो प्रेसिपिटेट है उसको जो है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसोल्व करेंगे एंड देन उसकी जो है रीप्रेसिपिटेटिंग करेंगे, जिसे हम बोल देते हैं कई बार रिक्रिस्टलाइजेशन भी। कि अगर आपके पास क्या हो कि जो प्रेसिपिटेट है या तो उसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड हो जाए या फिर को प्रेसिपिटेशन हो जाए
उस केस में क्या है कि उस एरर को रिड्यूस करने के लिए क्या है, जो प्रेसिपिटेट है उसको जो है हम दोबारा से डिज़ोल्व करेंगे किसी सॉल्वेंट में, और उसके बाद देन दोबारा से जो है रीप्रेसिपिटेटिंग होगी। इससे क्या होगा, वो जो एरर आया है इम्प्योरिटी उसके अंदर या फिर को प्रेसिपिटेशन, वो क्या होगी वहाँ पे रिमूव हो जाएगी। अब ये फैक्टर बेसिकली कंडीशंस थी प्रेसिपिटेशन के लिए। अब आगे जो हम फैक्टर्स पढ़ेंगे दैट अफेक्ट द सोल्यूबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of precipitates। अब देखो ग्रेविमेट्रिक मेथड की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप उसमें क्या, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन, क्योंकि जब तक आपके पास प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होंगे हम सब्सटेंस को कैसे एस्टिमेट करेंगे उसके अमाउंट को। अगर हम बात करें कि जो प्रेसिपिटेट है जो प्रेसिपिटेट है वो क्या कम्प्लीटली इनसॉल्युबल होने चाहिए मीडियम में जिसमें हम उन्हें सेपरेट करें। कोई भी हम मीडियम यूज़ करें, कोई भी सॉल्वेंट यूज़ करें, अगर वो वहाँ पे कम्प्लीटली इनसॉल्युबल है तभी तो हम उनको जो है एस्टिमेट कर सकते हैं। हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि जो प्रेसिपिटेट है वो कुछ जो है उसमें से सॉल्वेंट में भी प्रेजेंट हो। तो इसीलिए जो है हमें ऐसी कंडीशंस जो है यहाँ पे यूज़ करनी होगी कि जो सॉल्युबिलिटी है प्रेसिपिटेट की रिएक्शन मीडियम में वो जो है मिनिमम हो, मतलब कि जो प्रेसिपिटेट है वो सॉल्वेंट के अंदर जो है मिनिमम सबसे कम जो है वो सॉल्युबल हो, वो उसके अंदर सॉल्युबल ना हो। उसके लिए जो है डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर जो है प्रेसिपिटेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करेगी। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें, चाहे क्वालिटेटिव एनालिसिस हो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो, टेम्परेचर जो है एक मेन रोल प्ले करते हैं। सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि टेम्परेचर जो है काफ़ी हेल्पफुल है प्रेसिपिटेशन को कैरी कराने के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, फिर आगे जो है वॉशिंग भी करते हैं। अब जैसे अभी हमने कंडीशंस पढ़ी थी ऑप्टिमम कंडीशंस, उसमें हमने फर्स्ट कंडीशन क्या पढ़ी थी, हॉट सॉल्यूशन, कि जो हम हॉट सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं उसका जो बेसिक एडवांटेज है वो क्या, कि हमारे पास जो है एक तो लार्ज साइज के पार्टिकल्स फॉर्म हो, सेकेंड थिंग फिल्ट्रेशन रैपिडली हो जाए, एंड ईजिली जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या हो, रिमूव हो जाए। कि हॉट सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, इम्प्योरिटीज़ है वो ज़्यादा ईजिली जो है रिमूव हो जाए। लेकिन अगर हम बात करें सोल्युबिलिटी की, कि साथ के साथ जो है प्रेसिपिटेट की जो सोल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है सॉल्वेंट के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से। इससे क्या होगा, प्रेसिपिटेट का लॉस होगा, कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें उससे प्रेसिपिटेशन हो तो जल्दी रही है, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है तो प्रेसिपिटेट का जो हमें अमाउंट मिलेगा वो भी कम होगा, क्योंकि उसमें से क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्वेंट में जाके डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है लॉस होता है प्रेसिपिटेट का। तो यहाँ पे जो है हम हॉट सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ उन्हीं केसेस में रिकमेंड करेंगे जहाँ पे क्या हो कि सोल्युबिलिटी जो इंक्रीज़ हो रही है प्रेसिपिटेट की वो जो है नेग्लिजिबल हो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, हॉट सॉल्यूशन जो है हम सिर्फ वहाँ पे यूज़ करेंगे, उन कंडीशंस में यूज़ करेंगे हॉट वाटर वेयर द इंक्रीज इन सोल्युबिलिटी of precipitate with increase in temperature is negligibly small, कि जितनी कम हो कि उसे जो है हम नेग्लेक्ट करके चलें। ओके, समझ में आई मेरी बात, कि हॉट सॉल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं उसके देखो पहली बात फ़ायदे क्या थे, कि प्रेसिपिटेशन जल्दी हो रही थी, फिल्ट्रेशन भी ईजिली हो रही थी, लेकिन उसका नुकसान ये भी कि सोल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होती है तो प्रेसिपिटेट जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे, हमें जो है प्रेसिपिटेट कम मिलेंगे, लॉस होगा प्रेसिपिटेट का। तो इस कंडीशन में जो है हमने इस चीज़ को देखते हुए ये कंडीशन निकाली कि जो हम हॉट सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ वहीं पे यूज़ करेंगे कि जहाँ पे क्या हो कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो है सोल्युबिलिटी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, मतलब कि सोल्युबिलिटी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो प्रेसिपिटेट की। ओके, बाकी केसेस में क्या है कि जो सॉल्यूशन है कूल करेंगे उसे फिल्ट्रेशन से पहले, ताकि जो कूल करने से क्या हो, जो सोल्यूबल हुए थे प्रेसिपिटेट वो दोबारा से जो है इनसोल्यूबल फॉर्म में आ जाए और उनको जो है फिर हम फिल्टर कर लें। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें AgCl की,
AgCl की इसी तरीके से बात करें, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उससे क्या होगा, सोल्यूबिलिटी। AgCl के केस में क्या है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं 10 से लेके 100 डिग्री तक टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इससे सोल्यूबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, सोल्यूबिलिटी जो है 1.7 से लेके 21.3 समथिंग, देखो 1 से लेके 21 कितने टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो रही है सोल्यूबिलिटी। सिमिलर वे में अगर बेरियम सल्फेट की बात करें, सेम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, इस केस में क्या है, जो सोल्यूबिलिटी है 2.2 to 3.8 मिलीग्राम पर लीटर से अब इतनी इंक्रीज़ हो रही है। अब देखो दोनों को देख के पता चल रहा है, हमने इसमें कहा था नेग्लिजिबली स्मॉल, ये तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली है, 2 से लेकर 3 तक इंक्रीज़ हुआ, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो AgCl के प्रेसिपिटेट है वो तो काफ़ी हाईली सॉल्युबल है। तो इस केस में क्या करेंगे, इनको जो है फ़िल्टर करने से पहले जो है सबसे पहले हम रूम टेम्परेचर पे इनको कूल करेंगे, क्योंकि इनकी जो है हाई टेम्परेचर पे जो है बहुत ज़्यादा सोल्युबिलिटी है। हाई टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन तो हो जाएगी, लेकिन उसमें से क्या होगा, बहुत सारे पार्टिकल जो है प्रेसिपिटेट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए जो है सबसे पहले हम इसको कूल करेंगे रूम टेम्परेचर पे, जिससे क्या होगा, प्रेसिपिटेट का ज़्यादा लॉस ना हो, और आफ्टर दैट जो है हम उसको फिल्टर करेंगे। बेरियम सल्फेट के ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको तो है जो डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, तो क्लियर हुआ। इस तरीके से जो है टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है कि टेम्परेचर की वजह से क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। लेकिन उन केसेस में कि जहाँ पे जो है सोल्यूबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, उस केसेस में क्या है, हमारे पास प्रेसिपिटेट का लॉस होगा, और उसको जो है फिर प्रेसिपिटेट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए जो है सबसे पहले जो है हम उसको रूम टेम्परेचर पे कूल करेंगे। आफ्टर दैट जो है हम उसकी फिल्ट्रेशन करेंगे। सेकेंड जो फैक्टर आता है अब इसके बाद पीएच बात करते हैं, मतलब कि हम पीएच की अगर बात करें, एसिडिटी के बारे में बताती है पीएच। एसिडिक करेक्टर जो होता है जनरली वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पीएच के ऊपर सॉल्यूशन की। और एसिडिक करेक्टर जो है किसी भी कंपाउंड की अगर हम बात करें, केमिकल रिएक्शन में जब भी हम बात करें तो एसिडिक करेक्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने के लिए। अब देखो, अगर मैं बात करूँ एसिडिक करेक्टर या फिर बेसिक करेक्टर, दोनों का ही जो है सोल्यूबिलिटी के ऊपर प्रेसिपिटेट की इफेक्ट पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है फॉस्फेट्स हैं, अगर आपके पास सॉल्यूशन जो है एसिडिक है तो उस केस में क्या होगा, जो मेटल आयन है, मेटल आयन डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल फॉस्फेट्स। अगर सॉल्यूशन जो है एसिडिक है तो उस केस में क्या होगा कि एसिडिक कंडीशन में फॉस्फेट नहीं बन रहे इनसॉल्युबल, लेकिन अगर कंडीशंस हमारे पास बेसिक है तो उस केस में क्या होगा, प्रेसिपिटेट ईजिली बन जाएंगे। सिमिलर वे में अगर हम बात करें बेरियम सल्फेट की, बेरियम सल्फेट जो है इसे हम प्रेसिपिटेट तभी कर सकते हैं जब हमारे पास जो है सॉल्यूशन में HCl प्रेजेंट हो। मतलब कि रिएक्शन जो है, रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे नहीं, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा उनके एसिडिक और बेसिक बिहेवियर के ऊपर। कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास सब्सटेंसेस जो एसिडिक कंडीशन में प्रेसिपिटेट आउट होंगे, कुछ जो है बेसिक कंडीशन में प्रेसिपिटेट आउट होंगे। ठीक है, बेरियम सल्फेट बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, और ये SO4 2 नेगेटिव प्लस हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन कैसे है, HCl से H पॉजिटिव आएगा, और वाटर ये देन चेंज होगा HSO4 नेगेटिव प्लस वाटर में। तो यहाँ पे हम यही कह सकते हैं दैट एसिडिक एंड बेसिक रिएक्टर हैज़ सिग्निफिकेंट इफेक्ट on the solubility of a precipitate. Third factor is effect of composition of solvent. इफेक्ट ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि सॉल्वेंट की कॉम्पोजिशन। इसमें ये क्या मतलब कि काफ़ी सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है अगर हम जो है प्योर वाटर की जगह जो है अगर एक्वस सॉल्यूशन यूज़ करें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कोई भी कंपाउंड है उसमें जो है हम सॉल्वेंट जो है वाटर की इंस्टेड ऑफ वाटर की जगह पे, प्योर वाटर की जगह पे अगर हम एक्वस सॉल्यूशन यूज़ करेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का, तो उस केस में क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी है वो जो है इंक्रीज़ हो जाएगी।
एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब जैसे हम सॉल्यूशन यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट 20% इथेनॉल, इसका मतलब क्या है कि हमने जो है 20 ml इथेनॉल को जो है 100 ml वाटर में इसका सॉल्यूशन बनाया, वो हो गया 20% इथेनॉल। तो इसी तरीके से जो है अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का एक्वा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है मतलब कि प्रेसिपिटेशन जो है वहाँ पे उसको जो है ईजी हो जाएगी वो करना। फोर्थ वन इज नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर का मतलब दो तरीके के नेचर होते हैं सॉल्यूशन की, होमोजीनियस नेचर और हेट्रोजीनियस नेचर। अगर हम बात करें होमोजीनियस सॉल्यूशन की तो उस केस में क्या होगा, प्रेसिपिटेट जो है वो दे आर लेस सॉल्यूबल इन होमोजीनियस सॉल्यूशन एज कम्पेयर टू हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ओके, कि अगर हमें जो है कोई प्रेसिपिटेट होमोजीनियस सॉल्यूशन में मिल रहे हैं तो वो क्या होंगे वहाँ पे, दे वुड बी लेस सॉल्यूबल देन हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन obtained in हेट्रोजीनियस। तो जो नेचर होगा सॉल्यूशन का वेदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, वो भी जो है जो प्रेसिपिटेट है उनकी सॉल्युबिलिटी को जो है इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस। अगर आपके पास सॉल्यूशन में बाकी कोई और आयन भी प्रेजेंट है तो वो भी जो है सॉल्युबिलिटी को जो है इफेक्ट करते हैं प्रेसिपिटेट की। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें AgCl की, जब हम AgCl की प्रेसिपिटेशन करते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है अगर वहाँ पे जो है अमोनियम प्रेजेंट हो, कोई भी एल्कली मेटल हो उसके साथ प्रेजेंट हो। लेकिन अगर सॉल्युबिलिटी जो है लेस हो जाएगी, अगर हम यही रिएक्शन जो है NH4 क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। सिमिलर वे में कोई अगर हमारे पास यहाँ पे हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज़ कर ले तो इस केस में क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब कि कोई भी अगर आपके पास आयन है, अगर वो कॉमन है प्रेसिपिटेट में, दोनों में कॉमन आयन दोनों शेयर कर रहे हैं, वो प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होगा, प्रेसिपिटेट जो है वो ज़्यादा इंसॉल्युबल हो जाएंगे। कॉमन आयन अगर प्रेजेंट है जो प्रेसिपिटेट में भी है तो वो क्या करेगा, प्रेसिपिटेट को जो है ज़्यादा इंसॉल्युबल बना देगा। ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो जो सॉल्युबिलिटी है प्रेसिपिटेट की वो इंक्रीज हो जाएगी अगर हमारे पास जो है कोई आयन जो है उसमें प्रेजेंट है वो ईजिली ऑक्सीडाइजेबल हो, कि कोई आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करा सॉल्वेंट के अंदर और जो आयन्स प्रेजेंट है उसमें से कोई भी आयन जो है ईजिली अगर ऑक्सीडाइज हो जाए तो उस केस में क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी है प्रेसिपिटेट की वो सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रोमियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट है दे आर डिजोल्व इन H2O2। क्यों, क्योंकि उस केस में क्या होता है ये इन H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, इस केस में क्या होता है कि जो क्रोमियम +3 है ये जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा क्रोमियम +6 पे, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। H2O2 कैसे वर्क करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसकी जो है ऑक्सीडेशन करा देगा। तो इसी तरीके से जो सॉल्युबिलिटी है प्रेसिपिटेट की वो जो है इंक्रीज हो जाएगी अगर कोई भी आपके पास प्रेसिपिटेट का जो आयन है वो क्या हो, ईजिली ऑक्सीडाइजेबल हो बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं उससे क्या होगा, ईजिली ऑक्सीडाइजेबल हो जाए। एंड लास्ट फैक्टर इज सॉल्ट इफेक्ट। अगर हम बात करें कि मॉडरेट टू हाई कंडीशन की, बहुत लो कंडीशन ले रहे हैं, मीडियम टू हाई कंसनट्रेशन की बात करें सॉल्ट की, कोई भी कॉमन आयन नहीं है, तो आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगी सॉल्यूशन में, वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या कह रही हूँ मैं, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉडरेट टू हाई कंसनट्रेशन आयनिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीजेस। आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी मतलब कि इंट्रा आयनिक अट्रैक्शन जो है, आयनिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होती है उतनी इंट्रा आयनिक अट्रैक्शन होती है वो भी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है दोनों ही आयंस का वो क्या होगा, लोअर हो जाएगा। एक्टिविटी कांस्टेंट लोअर हो रहा है दैट मीन्स उसकी जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो लोअर हो जाएगा, और जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लोअर होगा तो आयनिक कंसनट्रेशन क्या होगी, आयनिक प्रोडक्ट वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा।
मतलब कि यहाँ पे जो हम सोल्ट यूज़ करेंगे, अगर सोल्ट के जो है कोई भी कॉमन आयन नहीं है तो उसका जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सोल्ट हैविंग द कॉमन आयन विद द प्रेसिपिटेट। ओके, तो मॉडरेट टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्ट में विदाउट कॉमन आयन, यहाँ पे जो मेन बात मैं कह रही हूँ, विदाउट कॉमन आयन होगा तो उस केस में क्या होगा, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। Ionic strength increases and this will also increases the solubility of the precipitate। बाकी नेचर है या फिर ग्रोथ है प्रेसिपिटेट की, वो डिपेंड करते हैं पार्टिकल साइज़ के ऊपर, पार्टिकल के प्रेसिपिटेट की, कि जो पार्टिकल साइज़ है प्रेसिपिटेट का जो साइज़ बन रहा है उसकी जो ग्रोथ होगी और उसका जो नेचर होगा वो डिपेंड करेगा उसके साइज़ के ऊपर। वो जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, पार्टिकल साइज ऑफ द प्रेसिपिटेट। ओके, थैंक यू एवरीवन।